कार्बन उसके यौगिक कार्बन ये धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 तथा रासायनिक प्रतीक चिन्ह C होता है। सभी सजीवों एवं बहुत से जीवों में कार्बन पाया जाता है। भूपर्वत में कार्बन की मात्रा खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाई जाती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 4 तथा संयोजकता 4 है, अतः ये चतुसंयोजक होता है। कार्बन में सहसंयोजी बंधों की प्रकृति पाई जाती है। कार्बन के 3 अगर रूप अपर रूप पाए जाते हैं। उदाहरण हीरा ग्रेफाइट फुल्ली। अपर रूप किसी तत्व की विभिन्न रूप जिनका भौतिक गुण अलग अलग परंतु रासायनिक गुण समान होता है उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। हीरे में प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर कठोर 3 विमाओं वाला संरचना बनाता है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। ग्रेफाइट ये प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से उसी तल में जुड़ा होता है जिसमें षटकोणीय भी मिलता है, जिसमें एक आबंध द्विबंध होता है जिससे कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है। ये विद्युत का सुचालक होता है। ये चिकना व फिसलनशील होता है। उदाहरण पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। सर्वप्रथम सीसाट की पहचान की गई। 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 इसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है। इसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है।
इसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है। इसका नाम अमेरिकी आर्किटेक्ट डिजाइनर बकमिस्टर फुलर पर रखा गया। कार्बन में आबंध। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। कार्बन में बाहरी कोष पूर्ण करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन होने होंगे या 4 प्राप्त करने होंगे, जिससे उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सकें। 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर C+4 धनायन बन सकता है, जिसमें 6 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस क्रिया में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर परमाणुओं का निर्माण करता है तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन का परमाणु साझेदारी परमाणु ऑक्सीजन O2 यह ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु को ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिससे द्विबंध का निर्माण होता है। मीथेन CH4 संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। यह कार्बन का एक यौगिक है। हाइड्रोजन की संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता 4 है, क्योंकि इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। सहसंयोजी यौगिक में अंतराणविक बल कम होता है। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक व पतनांक कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन का संकलन। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के गुण को संकलन कहते हैं। संकलन का गुण वाले यौगिक में लंबी श्रृंखला व शाखाओं वाली श्रृंखला में व्यवस्थित पाए जाते हैं। ये यौगिक संतृप्त और असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। संतृप्त यौगिक का इसमें कार्बन परमाणु एक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण CH4 C2H6 आदि। असंतृप्त यौगिक इनमें कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रि आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। C2H2 आदि हाइड्रोकार्बन। कार्बन व हाइड्रोजन से बनने वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे बंध द्विबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक त्रि-आबंध होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइन का CnH2n-2 सूत्र संरचना। मीथेन CH4 एथेन C2H6 प्रोपेन C2H8 ब्यूटेन C4H10 पेंटेन C5H12 हेक्सेन C8H12 साइक्लोज C8H12 नोट संरचनात्मक समन्वय ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग हो। उदाहरण C4H10 एथीन K2H5H4 प्रोपेन C3H6 हाइड्रोकार्बन संकलन में एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले संयुग्मों को विषम परमाणु कहते हैं। ये विषम परमाणु प्रक्रियात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। उदाहरण CH3OH विषम परमाणु ऑक्सीजन है तथा प्रक्रियात्मक समूह OH है। CnAer ऑक्सीजन क्लोरोब्रोमो एल्केन हाइड्रोकार्बन के विशेषता एल्कोहल
OH एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन संलग्न में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का नकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है समजातीय श्रेणी कहलाती है। उदाहरण CH3OH C2H5OH। समजातीय श्रेणी के यौगिक के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। यौगिकों का प्रकार पूर्व लग्न अनुलग्न एल्कीन पूर्व लग्न क्लोरो एल्कोहल अनुलग्न एल्डिहाइड अनुलग्न कीटोन अनुलग्न कार्बोक्सिलिक अनुलग्न एल्कीन एल्काइन H2OH। कार्बन वायु की उपस्थिति में मिलकर उष्मा प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। CH4O2 CO2 H2O उष्मा प्रकाश मीथेन कोयला व पेट्रोलियम ईंधन के दहन पर सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो दूसरा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर स्वच्छ ज्वाला देता है जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काली धुएं वाली पीली ज्वाला देता है। अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकारक तत्व की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ऑक्सीकारक कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट निम्नलिखित पोटेशियम पर डाइक्रोमेट CH3CH2OH क्षारीय निम्नलिखित K2Cr2 संयोजन अभिक्रिया असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणुओं के समूह को असंतृप्त यौगिकों में जोड़ा जाता है। इसे संयोजन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्प्रेरकों की सहायता से की जाती है। कुछ उपयोग वनस्पति तेलों हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। संकलन अभिक्रिया का उदाहरण निकल उत्प्रेरक भोजन पकाने के लिए संतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को जब कोई परमाणु या समूह उसे प्रतिस्थापित करता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। CH4Cl2 सूर्य प्रकाश CH3Cl यहाँ क्लोरीन एक विषम परमाणु है जो कार्बन पैंतीन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। एथेनॉल CH3CH2OH C2H6O एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह अच्छा विलायक है। एथेनॉल का उपयोग अल्कोहली पेय पदार्थ में टिंचर आयोडीन में कफ सिरप में औषधियों में औद्योगिक मिथाइल स्प्रिंट बनाने में इसे जलाने पर CO2 का जल निकलता है ईंधन के रूप में। अभिक्रिया सोडियम से अभिक्रिया सोडियम से अभिक्रिया NaCH3CH2OH CH3CH2O Na+H2 एथेनॉल सोडियम एथोक्साइड
यंत्र हाइड्रोकार्बन बनाने की CH3 CH2OH CH2 CH2H2O H2SO4 विकृत एल्कोहल एथेनॉल में जल मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ CH3OH मिला दिया जाए और इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाए तो एल्कोहल विकृत एल्कोहल कहलाता है। एथेनॉल अम्ल CH3COOH इसे सामान्य एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल रंग से संबंधित है। इसमें 3 से 4% मिलन को सिरका कहा जाता है जिसका प्रयोग आचार परिरक्षण में किया जाता है। शुद्ध एथेनॉल अम्ल का घनत्व 290 के होता है, इसलिए शीत ऋतु में जमने के कारण इसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। यह गंधहीन पदार्थ होता है। अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है। CH3COOH CH3CH2OH CH3CH2OH2 एथेनॉइक अम्ल एथेनॉल एस्टर आदि साबुनीकरण क्षार की उपस्थिति में एस्टर एल्कोहल में कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, जिसे साबुनीकरण कहते हैं। एस्टर का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। CH3C2H5CH2H5OH CH3COONA आदि क्षार के साथ अभिक्रिया NaOH CH3COOH CH3COONA H2O आदि कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया CH3COOH Na2CO3 CH3COONA H2O CO2 सोडियम कार्बोनेट सोडियम एसीटेट यौगिक CH3COOH NaHCO3 CH3COONA H2O CO2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया में मिसेल की संरचना बनाकर देता है। जल विरागी सिरा साबुन के अणु का एक सिरा जो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तैलीय मेल में विलय होता है जल विरागी सिरा कहलाता है। विशेष संरचना में यह अंदर की तरफ होता है। जल विरागी सिरा साबुन अणु तेल की बूंद मिश्रण के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तेलीय जेल मेल मिसेल के केंद्रों में एकत्र हो जाता है। मिसेल विलयन में कार्बाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन की मिसेल प्रकाश को परिवर्तित करते हैं जिसके कारण साबुन का बदला जैसा दिखाई देता है। साबुन अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग बनाता है। कठोर जल के साथ जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ बनाते हैं। साबुन अपमार्जक ये लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम व सल्फोनिक लवण होते हैं जिनका अवशिष्ट सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ अम्लीय पदार्थ नहीं बनाते। जैव प्रक्रम जीवित सजीव क्रिया पोषण श्वसन दहन उत्सर्जन पोषण भोजन को अंतर ग्रहण करने की प्रक्रिया सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना या भोजन का अवशोषण करना व शरीर के अंगों के मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य करना पोषण कहलाता है। जैव प्रक्रम स्वपोषी पोषण विषमपोषी पोषण अपना भोजन स्वयं बनाना स्वपोषी पोषण अनेक पौधे कुछ जीवाणु आदि जबकि विषमपोषी पोषण भोजन के दूसरों पर निर्भर जंतु का स्वपोषी पोषण विषमपोषी पोषण भोजन के सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे कि जल CO2 में संश्लेषित किया जाता है। भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्राप्त किया जाता है। भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। भोजन का निर्माण दिन के समय होता है। भोजन का निर्माण किसी भी समय होता है। हरे पौधे तथा जीवाणु में सभी जीवों तथा कवकों में सपुष्प पोषण। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ CO2 व क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा संचित होती है। कार्बोहाइड्रेट अम्ल के रूप में संचित तथा स्वाद में आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त। CO2 H2O क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश C6H12O6 CO2 H2O ग्लूकोज दोनों के लोड़े सभी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना तथा जल अणु व हाइड्रोजन में अपघटन। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये बिंदु कोशिकांग हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। रंध्र पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। कार्य। प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान, वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषित करना आदि। विषमपोषी पोषण भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर। प्राणी संपोषण भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद पाचन की क्रिया, जैसे कि मानव। मृतजीवी पोषण भोजन के लिए मृतजीवी व सड़गड़ी पदार्थों को निर्भर, जैसे कि ईस्ट। परजीवी पोषण अन्य जीवों के शरीर के अंदर व्यवहार रहकर पोषण करना, जंतुओं को बिना मारे, जैसे कि जूट, लीच, अमरबेल आदि। अमीबा पोषण अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। अनिश्चित आकार नदियों, तालाब, झीलों में उपस्थित रहता है। अमीबा भोजन को पदार्थ की सहायता से घेरता है। खाद्य नली रिक्ति का जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में करता है। बना हुआ अपच को कोशिका की सतह की ओर गमन कर अपच का शरीर के बाहर निष्कासन। पैरामीशियम में एक कोशिकीय जीव निश्चिताकार पैरामीशियम पक्षमार्ग कोशिका की पूरी सतह को ढके रहते हैं। भोजन विशिष्ट स्थान से ग्रहण करते हैं। मनुष्य में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। पाचन तंत्र भोजन के जटिल तथा बड़े पोषक पदार्थों में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं व एंजाइम की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील अणुओं में परिवर्तित पाचन कहलाता है। जो तंत्र कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ, एंजाइम, पाचन आदि। सरल कार्बनिक पदार्थ पाचन तंत्र। आहारनाल पाचन ग्रंथियाँ। आहारनाल मुख से गिरा तक, मुख, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, लाल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि आदि। पाचन ग्रंथियाँ। आहारनाल मुख से गिरा तक, मुख, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, लाल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। मुख, जीवा, दांत भोजन चबाने का कार्य करते हैं। स्वाद अनुभव स्थायी अस्थायी। संख्या 32। दूध के दौर 20।
कृतक रत्न अग्रचवणक चाणक जो एक ही तरह कार्य करते हैं। कृतक रत्न छीनने पाने का कार्य करते हैं। अग्रचवणक चवणक भोजन को चबाने का कार्य है। ग्रसनी मुख ग्रसनी भोजन, मांसग्रसनी श्वास, उदोग्रसनी एपिग्लोटिस दांतों को अलग अलग करना। ग्रस्य का नली ग्रास नली वक्ष विभाग से छोटी हुई दंत में से उदर विभाग के अमाशय में खुलती है। संकरी पेशी नली 25 सेमी लंबाई है। इसकी श्लेष्म ग्रंथि भोजन को लसलसा बनाती है। भोजन को क्रमकुंचन गति ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला होता है जिसे छोटी ढक्कन एपिग्लोटिस कहते हैं। अमाशय जठरागम भाग वर्डिस भाग पंडिस भाग मध्य भाग 80% जठर निर्गमी भाग द्वाया भाग जहाँ ग्रसिका अमाशय प्रवेश करती है। दो अवरोधनी अमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट दोहिनी दाहिनी छोटा भाग छोटी आंत से जोड़ता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। इसमें जठर रस में HCl पेप्सिन रेनिन श्लेष्मा होती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, रेनिन दूध का पाचन। श्लेष्मा अमाशय की दीवार पर रक्षात्मक आवरण बनाती है। छोटी आंत शुद्रांत ग्रहणी अग्र शुद्रांत सत्रांत आकार पाचन रस व एंजाइम को मिलाने का कार्य। पाचन का अवशोषण पाचन व अवशोषण। पाचन ग्रंथि लार ग्रंथि अग्नाशय यकृत 3 जोड़ी मिश्र ग्रंथि सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। लार ग्रंथि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि। लार की प्रकृति हल्की अम्लीय। 3 जोड़े कारण पूर्ण ग्रंथि अधोजल अधोजीवा। लार में लार एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का 30% करता है। स्रावित एंजाइम लार एमाइलेज या टाइलिन। अमाशय में ऑक्सीडेटिव कोशिकाएं पाई जाती हैं जो HCl का श्रवण करती हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध का पाचन करता है। अमाशय में जठर रस में मिला हुआ भोजन काइन अग्ना कहलाता है। अग्नाशय 6 से 8 इंच लंबी अग्नाशयी ग्रंथि यकृत ग्रसनी व तिल्ली से घिरी होती है। अंतःस्रावी हार्मोन्स इंसुलिन बहिस्रावी अग्नाशयी रसायन ग्लूकागोन कार्य रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। हाथों में प्रोटीन वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन प्रोटीन ट्रिप्सिन पेप्टाइड प्रोटीन काइमोट्रिप्सिन पेप्टाइड कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्च एमाइलेज माल्टोज वसा का पाचन वसा के जटिल कण सरल आंतरिक रस माल्टोज माल्टेज ग्लूकोज लैक्टोज लैक्टेज ग्लूकोज सुक्रोज ग्लूकोज वसा आलिकेज गसीय यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त का निर्माण करती है। पित्ताशय में संग्रहित अम्लीय भोजन पित्त क्षारीय भोजन। बड़ी आंत बृहदांत्र जल का अवशोषण दीर्घाणु की सहायता से अपचित भोजन का शरीर से बाहर। श्वसन कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है इस श्वसन कहलाता है। ऊर्जा के लिए कोशिकाएं पोषण तत्वों का O2 द्वारा ऑक्सीकरण करती है। ATP का निर्माण CO2 उत्पन्न ऊर्जा भोजन O2 ग्लूकोज श्वसन क्रिया जटिल जैव प्रक्रिया अचित भोजन का ऑक्सीकरण ग्लूकोज O2 ऊर्जा नाइट्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न ऊर्जा का निर्माण। श्वसन लेना O2 का ग्रहण CO2 को छोड़ना। फेफड़ों में संपन्न ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। रक्त में O2 का निर्माण तथा CO2 का निकलना।
स्थलीय जीव, जलीय जीव। स्थलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित O2 को ग्रहण, जल में घुली O2 का उपयोग। मनुष्य, जलीय जीव श्वसन दर अधिक, जल में ऑक्सीजन कम, श्वसन दर कम, पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में द्वारा मनुष्य श्वसन O2 गैस CO2 के परिवहन की प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा हीमोग्लोबिन RBC O2 ग्रहण कर सभी अंगों तक पहुँच जाता है। ग्लूकोज के खंडन में से ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा CO2 का निर्माण। CO2 का प्लाज्मा में घुलना, प्लाज्मा के द्वारा CO2 का पुनः रक्त से वायु में जाना, नासा द्वार से बाहर। ऑक्सीकरण कोशिका द्रव्य, ग्लूकोज पाचन, पाइरुवेट, 3 कार्बन अणु ऊर्जा, H2 में एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, ऑक्सीजन कण हवा, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। श्वसन, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन, श्वसन मांसपेशी, ऊपरी निचला श्वसन मांसपेशियाँ, ऊपरी श्वसन तंत्र, नासिका, ग्रेसिनी, स्वर, लैरिंक्स, निचला श्वसन तंत्र, श्वसन नली, श्वसनी फेफड़े, श्वसन मांसपेशियाँ, मध्य पट, डायफ्राम, संकुचन, शीतलन, नासिका, नासिका पूर्वा, द्वितीय श्वसन अंग, ग्रेसिनी, स्वर, लैरिंक्स में उपस्थित स्वर राज्य, श्वास नली, आकार के चले, सी आकार के चले, अश्वसनिका, ऊबिका, ब्रोनकियोल, फेफड़े आदि। अंतःश्वसन, उच्च श्वसन, बक्सी गुहा पे फूलती हैं, बक्सी गुहा मूल आकार में वापस आ जाती हैं, पसलियों से संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती हैं, पेशियाँ शिथिल होती हैं, बक्स ऊपर तथा बाहर की ओर गति, बक्स अपने स्थान पर गति, गुहा में वायु का दाब कम, वायु का दाब अधिक, वायु में फेफड़ों में भरना, एटीपी, अधिकांश कोशिका प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में उचित ऊर्जा का उपयोग एटीपी तथा कार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने के लिए किया जाता है। एटीपी फॉस्फेट, कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका अभिकरण, संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। वायवीय श्वसन तंत्र ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। वहन, रक्त केवल सारी प्रकृति का होता है, pH 7.4 होती है, रक्त का निर्माण लाल अस्थि पंजर में होता है। भ्रूण अवस्था में नवजात में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। रक्त तरल प्लाज्मा 55%, रक्त कोशिकाएं कणिकाएं 45%, 92% रेड, 8% कार्बनिक पदार्थ RBC, लाल रक्त कणिकाएं WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं निर्माण प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, बिंबाणु प्लेटलेट्स। औसत आयु 120 दिन, 204 दिन, 10 दिन। RBC, औसत आयु 120 दिन, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग। WBC 204 दिन, प्रतिरक्षा का कार्य वर्ध सैन्य कहलाती है। प्लेटलेट्स 10 दिन, रक्त का थक्का जमाने में सहायक। रक्त का कार्य CO2 गैस, CO2 का वातावरण में ऊतकों के मध्य विनिमय, पोषक तत्वों का परिवहन, शरीर का pH नियंत्रित, पेशाब नियंत्रण,
प्रतिरक्षण के कारणों का संपादन, हार्मोन्स का आवश्यकता अनुसार परिवहन, उत्सर्जी उत्पादकों को शरीर से बाहर निकालना। हृदय मुट्ठी के आकार का होता है, दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है, कुछ वायु तरफ पंपिंग स्टेशन। फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा, शुद्ध रुधिर, शिराएं, डिऑक्सीजनिक रक्त, दायालिंद, बायालिंद, धमनी, ऑक्सीजन शरीर के धमनी, दौरा प्रशंसन प्रणाली, रक्तदाब, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब को लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। ये दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले सिरकुंचन संकुचन के दौरान, प्रकुंचन द्वारा तथा तीव्र अनुशीतलन शीतलन के दौरान अंदर का दाब और अनुशीतलन दाब कहलाता है। रक्तदाब 120/80, सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। स्पाइरोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी बढ़ सकती है तथा अंतरंग श्रवण हो सकता है। प्लीह लसीका के कार्य तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र को आजूत करने वाला बहन में सहायक, बचाव हुए चोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन। आंतरिक तरल को रक्त तक ले जाने का कार्य, लसीका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का कार्य। जाइलम पादप तंत्र का एक आवरण जो पौधा द्वारा अवशोषित खनिज, लवण व जल का अयन करता है। फ्लोएम धत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादकों को पादपों के अन्य भागों तक पहुँचाना। निर्जीव ऊतक फ्लोएम, जाइलम, सजीव ऊतक फ्लोएम, संवेग नलिका मुख्य फ्लोएम, चालनी नलिका मुख्य, जाइलम भित्ति मोटी, फ्लोएम भित्ति मोटी नहीं। भोजन में दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का अयन से स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भागों में ऊपरी मुखी व ऊर्ध्वमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से पराशरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। उत्सर्जन तंत्र, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था। एमोनिया हाइड्रोक्साइड उत्सर्जित करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। केवल जलीय जंतु, एग्जाम्पल बोनी, यूरिया लेस टॉक्सिक देन एमोनिया, मध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता, एग्जाम्पल वेचर, एमपीवेंस, एमएमएस, बेरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक, कम मात्रा में पानी की आवश्यकता, पेस्ट अर्धठोस के रूप में उत्सर्जन। नानोपाज उत्सर्जन तंत्र, वृक्क मुख्य उत्सर्जन अंग 75.80% तरल अपशिष्टों को बाहर निकलता है। शरीर में स्रावित द्रव्यों का नियंत्रण करता है। सेम के दाने की आकृति तथा गहरी भूरे रंग के, जिसकी मध्यम सतह पर सांच होती है, जिससे जाइलम कहते हैं। एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्रा से एक मूत्रमार्ग, जाइलम के भीतरी भाग में के आकार की वृक्कीय श्रेणी होती है। वृक्क के बाहरी पर कुछ
भीतरी प्रत्याशाली वृक्क एक ही जलाक उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें वृक्क कारक नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। ब्रोमीन संपुट या नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले वृक्क कप के आकार का तैरा होता है, जिससे शाखा अविवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो ब्रोमीन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है तथा दूसरा हिस्सा स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु रक्त सिरा से जुड़ा रहता है। वृक्क नलिका प्रत्येक वृक्क नलिका में समीपस्थ नलिका एंड दूरस्थ नलिका जैसे कि भाग होते हैं जो संग्रह नलिका में खुलते हैं। मूत्राशय वृक्क से मूत्र मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में आता है। यह एक थैलीन संरचना होती है। मूत्रवाहिनी एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। मूत्र मार्ग इसके द्वारा मूत्र शरीर के बाहर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया उचित निस्पंदन रक्त का निस्पंदन पूर्ण प्रति मिनट से 1000 से 1200 ओस रक्त का निस्पंदन ग्लूकोज लवण एमिनो अम्ल यूरिया आदि निस्पंदित होकर ब्रोमीन संपुट में एकत्रित होते हैं। तत्पश्चात वृक्क नलिका से गुजरता है। पुनः अवशोषण वृक्क नलिका की दीवारें घनी उपकलन कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये ग्लूकोज अमीनो अम्ल है अन्य उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है। स्रावन वृक्क मूत्र वृक्क की संग्रहण नलिका में ले जाया जाता है। मूत्र नली में प्रवेश मूत्र नली का मूत्राशय पुनः मूत्र निर्माण मूत्र मार्ग द्वारा उत्सर्जन बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल बाहर त्यागना। बहुत से पादपों में अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय व्यक्तिगत विसंचित अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेनिन व गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित कुछ पादपों मृदा में उत्सर्जन। नियंत्रण समन्वय ग्राही के प्रकार प्रकाशग्राही स्पर्शग्राही श्रवणग्राही त्वचा प्रकाशग्राही आँख प्रकाशग्राही देखना स्पर्शग्राही त्वचा तापग्राही गर्म व ठंडा स्पर्श श्रवणग्राही कान सुनना शरीर का संतुलन रसवेदी ग्राही रसवेदी ग्राही जीभ नाक रसवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाता है। तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है। सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य करता है। कोशिकांश डेंड्रोन न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका भाग द्रुमिका कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना प्राप्त करती है। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में मिलती है। तंत्रिका एक्सॉन यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। ये सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिकाकृतिक सिरे द्वारा अपराजित की जाती हैं और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं। ये आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है, फिर तब तंत्रिका से होता हुआ इससे अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है ताकि ये आगे
संचारित हो सके। ये रासायनिक संकेत रिक्त स्थान से सिनेप्सिस से आगे स्थानांतरित होते हैं। सिनेप्स अंतर्गत ये तंत्रिका के अंतिम सिरे पर अंगुली से कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे ये आगे संचारित हो सके। ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। वे क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। वे क्रिया जिन पर हमारा नियंत्रण होता है ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है। एग्जाम्पल बोल लेना, लिखना, कमेंट्स करना नियंत्रण आगे मस्तिष्क द्वारा। अनैच्छिक क्रिया वे क्रियाएं जो स्वयं होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। एग्जाम्पल हृदय का धड़कन, भोजन का पचना आदि नियंत्रण मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क, मेंडुला द्वारा आदि। प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं में प्रज्वल के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये क्रियाएं स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना ही होती हैं। मुख्य भूख लगने पर, मुंह में पानी आना, गर्म वस्तु को छूने पर जलने पर तुरंत हाथ हटाना, उद्दीपन ग्राही त्वचा संवेदी कोशिकाएं, प्रेरक कोशिकाएं, अनुक्रिया कार्यकारी अंग पेशी प्रतिवर्ती चाप, आगमन संकेत क्रियाओं के लिए संवेदी केंद्रक कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका में रोचक द्वारा के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग होता है। मेरुरज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। कार्य सभी भाग से सूचना प्राप्त करना, पेशाब का समापन करना, पेशियों तक संदेश भेजना आदि सोचने व इस पर विस्तारित क्रिया करने के लिए अनुमति। कार्य सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित। ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं का मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण मस्तिष्क की सुरक्षा मस्तिष्क आवरण द्वारा होती है। आवरण 3 पातेली झिल्लियों से बना होता है जो इसे आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। ये मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है। मस्तिष्क के व उनके कार्य। अग्र मस्तिष्क सोचने वाला मुख्य भाग। अग्र मस्तिष्क ग्राही में सूचना आवेग द्वारा प्राप्त करने के से सुनने, देखने, सूंघने के विशेष भाग। ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण, भूख से संबंधित केंद्र आदि मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, श्रव्य दृश्य तंत्रिकाओं में सहायक पक्ष मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेंडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा नियंत्रित। पक्ष मस्तिष्क के केंद्र मस्तिष्क सेरिबेलम। ऐच्छिक क्रियाओं के परिशुद्धि व शरीर की स्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित करती है। जहाँ सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, पहुँच श्वसन क्रिया के नियमन व नियंत्रण में भागीदार। मेंडुला अनिश्चित क्रियाओं जैसे कि दांत आना आदि व वमन का नियंत्रण। पादप समन्वय पादपों में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप करते हैं। पादप हार्मोन की वृद्धि, विकास व पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। पादप 2 प्रकार की गति दर्शाते हैं। वृद्धि से मुक्त ये गतियाँ वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। चुई के पौधे का स्पर्श से सुकून। वृद्धि पर आश्रित गति पौधे के कार्य भाग से गतियों को दर्शाती है। एग्जाम्पल पौधे का प्रकाश की ओर गति, जड़ों का जल की ओर गति आदि। पौधों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया और स्पर्श की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का प्रयोग करते हैं। इनमें जंतुओं की तरह सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशेष द्योतक नहीं पाया जाता। ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति
बदल देते हैं, जिससे उड़ने से बढ़ने में आकार बदल जाता है। वृद्धि पर आश्रित गति, प्रस्थान की गति, प्रस्थान का प्रभाव जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु से पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रस्थान वस्तु के चारों तरफ ऊपर जाता है। पौधे में नियंत्रण के समन्वय होता है। फाइटोहार्मोन्स पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने, उनके उसके अनुसार गति करने की क्षमता होती है, जिसे अनुवर्तनीय गति कहते हैं। अनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसानुवर्तन, जलानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसानुवर्तन, जलानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की दिशा में पौधे की प्रवर्तन की गति तने के शीर्ष भाग में से स्पष्ट दिखती है। प्रवर्तन का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। गुरुत्वानुवर्तन, ऐसी वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित होती है। तनों में ऋण गुरुत्वाकर्षण के कारण वह ऊपर की ओर जड़ों का धन गुरुत्वानुवर्तन के कारण नीचे की ओर वृद्धि करती है। रसायनुवर्तन, रसायन उद्दीपनों के द्वारा पराग नली का अभिजान की ओर वृद्धि करना। जलानुवर्तन, पौधे के अग्नि की जल की ओर होने वाली गति जलानुवर्तन। पादप हार्मोन, फाइटोहार्मोन्स पादप पर नियंत्रण और समन्वय का कार्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी। पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, एथिलीन। ऑक्सिन फलों की वृद्धि में सहायक है। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। जिबरेलिन तनों की वृद्धि में सहायक। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में प्रेरित करता है। फलों में बीजों में अधिक सांद्रता में एब्सिसिक नियंत्रित करता है। जल आर्स को नियंत्रित करता है। पत्तियों का मुरझाना प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। एथिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कार्य करता है। मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। जंतु हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथियाँ जिनका स्राव नलिकाओं के द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि, गले में एस शेप की थायरोक्सिन आयोडीन कभी बीस ग्रंथि, पिट्यूटरी। मास्टर ग्रंथि, ब्रेन में मटर के दाने की वृद्धि हार्मोन्स। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, किडनी के ऊपर एड्रिनलिन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। अंडाशय ग्रंथि, फीमेल एस्ट्रोजन। विसर्जन ग्रंथि, नरों में एक जोड़ी टेस्टोस्टेरोन। अग्नाशय ग्रंथि, पत्ती के समान निश्चित अग्नाशयी रस इंसुलेटर शर्करा के लेवल को कंट्रोल करता है। हार्मोन्स ग्रंथि, स्थान कार्य, थायरोक्सिन एंड ग्रंथि, थायरॉइड ग्रंथि, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपचार उपापचय में वृद्धि। हार्मोन पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, मस्तिष्क में वृद्धि व विकास का नियंत्रण। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनलिन अधिवृक्क के ऊपर बीपी, हृदय की धड़कन का आपातकाल में नियंत्रण। इंसुलिन अग्नाशय हृदय के नीचे रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। लिंग हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन वृषण पेट का निचला हिस्सा। मादा लैंगिक अंगों को विकास में मासिक चक्र का नियमन। यौन आरंभ से संबंधित परिवर्तन। एस्ट्रोजन अंडाशय पेट का निचला हिस्सा। मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन। मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करता है।
जनन कैसे करते हैं? जनन अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता। लैंगिक जनन नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, पुनरुद्भवन द्वारा, मुकुलन, कायिक परिवर्तन द्वारा, बीजाणु समासन। अलैंगिक जनन विखंडन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति। कोशिकीय एक कोशिकीय जीव का शरीर दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। विखंडन अमीबा, लिस्मेनिया। ये विखंडन एक निर्धारित दर से होता है। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम ये जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जैसे कि बहुविखंडन। खंडन सरल संरचना वाले कोशिकीय जीवों में जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है। स्पाइरोगाइरा। पुनरुद्भवन पुनर्जनन जीव का विभेदित टुकड़ा एक नए जीव की उत्पत्ति करने में सक्षम हो तो इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। प्लेनेरिया। मुकुलन हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थल से स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार वृद्धि करके नए जीव में बदलकर तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होने पर स्वतंत्र जीव बन जाता है। कायिक परिवर्तन पौधे के कुछ भाग जैसे कि जड़, तन, पत्तियां युक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। ब्रायोफिलियम, गन्ना, गुलाब आदि। बीजाणु समासन अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। राइजोपस में कवक जाल के उदर तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छी संरचनाएं होती हैं। ये गुच्छ बीजाणुधानी हैं, जिनमें विशेष कोशिकाएं में बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके नए जीव उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन नए संतति उत्पन्न करने के लिए दो एकल जीवों की भागीदारी होती है। जीवों में विविधताओं के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। दो विभिन्न जीवों में युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मनज द्वारा युग्मनज जाइमेट बनाती हैं, जिससे एक नए जीव का निर्माण होता है। दो युग्मकों का संयुग्मन नर युग्मक गतिशील, मादा युग्मक भोजन करना। जन्म कोशिकाएं नर पुंकेसर, मादा स्त्रीकेसर। पुष्प के प्रकार एक लिंगी, उभयलिंगी। जब एक जननांग, जब दोनों जननांग उपस्थित हों। पपीता, तरबूज, गड़हल, सरसों आदि। पुंकेसर नर जननांग है, परागकण बनाते हैं, सामान्यतः पीले रंग के। स्त्रीकेसर मादा जननांग पुष्प के केंद्र में स्थित, तीन भाग अंडाशय, वर्तिकाग्र, आधा फूला हुआ भाग, आधे लंबा भाग। वर्तिकाग्र शीर्ष भाग को चिपचिपा। अंडाशय में बीजाणु उपस्थित होते हैं। प्रत्येक बीजाणु में एक अंडक कोशिका का नर युग्म का अंडक कोशिका से संलग्न। निषेचन की प्रक्रिया युग्मनज का निर्माण, नए पौधे का निर्माण। परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कीटों द्वारा, वायु द्वारा, वाणी द्वारा होता है, जिसे परागण कहते हैं। परागण स्वपरागण परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। परपरागण एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। परागण के पश्चात नए युग्मक का अंडाशय में मादा युग्मक तक गमन, जिसके लिए परागनलिका विकसित होती है। परागनलिका का बीजाणु तक पहुँचना। निषेचन युग्मनज का निर्माण। विभाजन
भ्रूण का निर्माण बीजाणु समस्या बीजाणु से एक आवरण विकसित बीज में परिवर्तित अंडाशय